स्वागत है आपका चाणक्य न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद दीपक जी। आज चाणक्य स्पेशल में राय साहब, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरा देश आपको सुनता है, आप लिखते पढ़ते हैं, किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मैं आज आपसे वर्तमान राजनीति के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा। वर्तमान जो राजनीति है देश की, उससे इतर भी लोग रहते हैं, उसके इतर भी तमाम मुद्दे हैं जिसको बड़े चैनल नहीं उठा रहे हैं। बड़े चैनल के पास फुर्सत भी नहीं है, उनके पास तमाम कार्यक्रम हैं। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांवों में किसान बसता है। किसान अनाज पैदा करता है, किसान गन्ना पैदा करता है, किसान के गन्ने से ही चीनी पैदा होती है। किसी जमाने में पूर्वांचल को पूरे देश के लोग चीनी का कटोरा कहते थे, अनेकों चीनी मिलती। तो आज मैं इस कार्यक्रम में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो चीनी मिलें चलाई जा रही थी सरकार के द्वारा, जब वह चालू हालत में थी तो किसानों की स्थिति क्या थी, और जब बंद हो गई, चीनी मिलों को बेच दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके बाद की स्थिति किसानों की क्या है? दीपक जी देखिए, एक्चुअल में भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है जी, और मान्यता रही है कि भारत की जो भूमि है ये किसानों की जमीन है ये, और कृषि उत्पादन हमारा मुख्य साधन था जी। ऐसा था। उसमें भी पूरे देश के अंदर अलग अलग इलाके हैं जिनकी अपनी नकदी फसल है, और वो पहले से चिन्हित किया गया, आज़ादी के पहले से चिन्हित किया गया है। और ब्रिटिश हुकूमत में नहीं, उसके पहले भी, अकबर के काल में रहा हो या पहले भी रहा हो, तो नकदी फसल क्या है? किसान केवल खाद्यान्न पैदा करके नहीं जीवित रह सकता है, उसके लिए भी कुछ चाहिए, नकदी फसल। तो उत्तर प्रदेश का जो 38 जिला है वो नकदी फसल जो है गन्ना था यहाँ का जी। और इस नाते जो गन्ने के लिए जमीनें बहुत उपजाऊ थी, बहुत महत्वपूर्ण थी जी। और इसीलिए आज़ादी से पहले 1903 में उत्तर प्रदेश में पहली शुगर मिल जो लगी है वो प्रतापपुर फैक्ट्री है, जो आज भी चल रही है जी। और वो फैक्ट्री की स्थिति बदलती गई, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और देवरिया में 14 शुगर मिलें थी। 14 शुगर मिलें होने के नाते यहाँ पर खारसानी उद्योग भी बहुत अच्छा था, गुड़ का कारोबार बहुत बढ़िया था। चूंकि बड़े उद्योग होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग उसके साथ पनपते हैं, फैलते हैं, बढ़ते हैं जी जी। तो ये जो हमारा देवरिया था ये चीनी का कटोरा कहा जाता था, और सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन इस देवरिया जिले में होता था। इसीलिए आप देखेंगे कि आज से 32 वर्ष पहले जब चीनी निगम के पास जो है हमारी मिलें थी, तो सरकारी मिल भी थी और प्राइवेट सेक्टर में मिल थी। अब मैं बता दें आपको जानकारी के लिए कि 69 में उत्तर प्रदेश में नहीं देश में जब उद्योगों का अधिग्रहण किया गया, यानी पूंजी का राष्ट्रीयकरण के दौरान रेल भी का जो है सरकारीकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक का हुआ, बीमा कंपनी का हुआ, तमाम कंपनियों का हुआ, तो उसमें शुगर मिलों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। और उत्तर प्रदेश में हमारी जो मिलें थी वो राष्ट्रीयकरण के साथ निगम की मिलें आई, कोऑपरेटिव की मिलें थी, यहाँ पर जो है केंद्रीय सरकार की भी मिलें थी, गन्ना मिलें। तो किसान देवरिया का बहुत खुशहाल था जी। और देवरिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल का, और पूर्वांचल का ठीक से हम सर्च करें आज के तारीख में, चूंकि नई जनरेशन नहीं समझ पा रही उसको, जिसको बताना जरूरी है कि बनारस की साड़ी, बनारस उसके नाम से जाना जाता था। बनारस एक सांस्कृतिक नगरी थी, लेकिन बनारस का साड़ी उद्योग और जो हथकरघा उद्योग था बहुत बड़ा था जी। उसे विदेश में नाम था उसका जी। भदोही का कारपेट उद्योग है, मऊ का जो है हथकरघा उद्योग, साड़ी उद्योग, टाटा का साड़ी उद्योग, संत कबीर नगर माने जो खलीलाबाद आज के तारीख में है, जो संत कबीर नाम जाना जाता है, मगहर है और गोरखपुर है। और इस तरह से सभी इलाके, पड़ौना जो है गुड़ का और चीनी का बड़ा कारोबार था जी। हमारे रामपुर कारखाना जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं, ये रामपुर कारखाना बड़ी पुरानी बाजार है, बरहज पुराना बाजार है। जब देवरिया जिला नहीं था, इन बाजारों को लोग ज्यादा जानते, देवरिया को लोग कम जानते थे जी। 1949 में देवरिया जिला बना, तो अब समझिए कि गुड़ का कारोबार यहाँ से होता था
और ये जो इलाका है पूरा देवरिया का इलाका है, ये दो बड़ी नदियों के बीच में बसा हुआ है। इधर जो है नारायणी नदी जो बूढ़ी गंडक है उत्तर साइड में, और पूरा दक्षिण साइड में घाघरा नदी है। तो व्यापार का साधन जब नदियों से होता था तो निश्चित ही देवरिया एक संपन्न इलाका था। और समझना चाहिए इस बात को कि जिस इलाके में 14 चीनी मिलें थी, खानसारी उद्योग यहाँ पर थे, और इससे भी अंदाजा पूर्वांचल का लगाया जाना चाहिए कि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी थी। BHU यहाँ पर, इलाहाबाद यहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ कभी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था उसको पूर्वांचल का, और कभी जो है काशी विद्यापीठ जो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी 1956 में 55-56 में खुली, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ संपूर्ण विश्वविद्यालय बनारस में, तो और तमाम कॉलेजेज, जितना कॉलेजेज देवरिया जिले में और पूर्वांचल में है उतना कॉलेजेज और कहीं नहीं था। इसका मतलब है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी और आंदोलन का बड़ा सेंटर रहा है आज़ादी की लड़ाई के दौरान। और फिर जो है ये हमारा गन्ना उद्योग, जो ताकत मिलती थी हमको जब यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं था, तो गन्ना बड़ा उद्योग हुआ करता था, बड़ा चीनी उद्योग हुआ करता था। 89 के बाद बस हम आ गए जहां हम आना चाहते थे, आप वहां ला दिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर किन कारणों से, कहां फिसल गए हम लोग, कहां चूक हो गई जिससे चीनी मिलें बिकने लगी, बंद होने लगी। जी, अब कहेंगे 89 के बाद जी भारत में आम जनता की जो जरूरत थी जी भारतवर्ष में, उसको दो शक्तियों ने, एक सामाजिक न्याय की जो शक्तियां थी, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई तो ठीक थी, लेकिन सवाल है कि सामाजिक लड़ाई जो न्याय की लड़ाई थी वो जाति लड़ाई में बदल गई। ये खतरनाक हुआ। और जाति ध्रुवीकरण से जब सरकारें बनने लगी तो जनता के मुद्दे बाहर हो गए, और उसी के खिलाफ देश में जो धार्मिक लड़ाई शुरू हो गई, जो मंडल के खिलाफ कमंडल की लड़ाई शुरू हुई। ये दो चीजों को आप नकार नहीं सकते हैं। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा और उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का जो पतन है, जो उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल के बच्चे देश के कोने कोने में जाकर जो मजदूरी करते हैं, मामूली मजदूरी पर, और गालियां सुनते हैं, भगाए जाते हैं, ये यहाँ की स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। और आपने उदाहरण में देखा होगा कोरोना काल के दौरान बंबई से कोई दिल्ली नहीं गया, वो ठीक है, चीनी मिल बंद होने के पीछे का जो कारण है वो मैं वहीं आ रहा हूँ। तो नहीं, ये पलायन हुआ जो, तो ये कारण इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश का खासकर पूर्वांचल का जो उद्योग, मुख्य उद्योग था, जो नगदी फसल गन्ना था, वो बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया कि दो शक्तियां जो आई उनका प्रभाव बढ़ा जी, जाति ताकत बढ़ी और धार्मिक ताकत बढ़ी। और मैं इसको बिल्कुल बेबाक कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की प्रयोग स्थली बना दी गई और जाति जो है क्या संघर्ष की प्रयोग स्थली बनाई गई। ये दो प्रयोग स्थली के बीच में आम जनता का मुद्दा गायब हो गया, और इसलिए आज यहाँ का जो चीनी मिलें थी उसको ध्यान देना बंद कर दिया लोगों ने। और पहली चीनी मिल जो बेची गई थी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, और देवरिया, इसका खामियाजा देवरिया को भुगतना पड़ रहा है कि देवरिया में गौरी बाजार की शुगर मिल जी, जो कपड़ा उद्योग की मिल थी, और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस मिल को सरकार बनाने के लिए दांव पर लगा दिया गया। इतनी अच्छी मिल थी, वो बड़ी मिल थी, उसको सरकार बनाने, कल्याण सिंह की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय देश में। ये कोई कहता नहीं है, ये ठीक बात है कि छोटी पार्टियों का नाम ले लिया जाता है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय लोग नाम ले लिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम कोई नहीं लेता है। कि मिलों के बेचने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, कपड़ा उद्योग की शुगर मिल जो गौरी बाजार थी, आज भी वहां का मजदूर लड़ रहा है। 15 करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है अभी इस मिल पर, और 1 करोड़ 62 लाख रुपए बकाया किसानों का है। तो सरकार बनाने के लिए गंगोत्री इंटरप्राइजेज को बेचा गया। अच्छा, जो गौरी बाजार की जो चीनी मिल थी जी, तो उसको सिर्फ सरकार बनाने के लिए ये सरकार बनाने के लिए 2 MLA का समर्थन लेने के लिए लोकतांत्रिक कांग्रेस के तो हरशंकर तिवारी जी थे, अब नहीं है आज की तारीख में, तो वो समर्थन दिया। उनके लिए 4 मिलें बेची गई, जिसमें गौरी बाजार की शुगर मिल, 3 मिल और थी, और 19 करोड़ में जो मिल बेची गई थी गंगोत्री इंटरप्राइजेज को, वो 6 साल के अंदर भुगतान करना था। 4.25 करोड़ में एक शुगर मिल, जो 2000 करोड़ 2500 करोड़ में एक मिलें लगती हैं, एक मिल को लगाने के लिए 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए चाहिए आज की तारीख में, वो मिल 4.25 करोड़ में बेची गई। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास था। करना क्या था उस मिल को? मशीन बदल देना था, रिवाइवल करना था।
लेकिन उसको बेच दिया गया और बेचा गया 5.25 करोड़ में, और भुगतान बिना ब्याज का 6 साल के अंदर करना था। इतना बड़ा बार्गेनिंग सरकार बनाने के लिए कोई व्यक्त कर सकता है, तो ये हुआ हमारे गौरी बाजार शुगर मिल के साथ। उसके बाद 2006 में अनिल अंबानी जैसे लोग आ गए थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और आ गए तो उनको 23 मिलों को बेचने का प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रस्ताव रखा था पार्लियामेंट्री असेंबली के अंदर, और लेकिन कैबिनेट से पास किया। लेकिन मामला बाधा ये पैदा हुई कि शुगर मिल की जगह शुगर मिल चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो पूंजीपति मिल का मालिक हो जाएगा वो सरकार की मर्जी से नहीं चलाएगा। नतीजा हुआ कि फिर चुनाव आ गया 2007 का। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जब शुगर मिल की जगह शुगर मिल चलाएंगे तो बेच देने के बाद अगर वो नियम कानून लागू रहे सरकार के तो उस पर चलना चाहिए था। नहीं, देखिए ये बहुत साफ जानना चाहिए, कारपोरेट की ताकत को समझना चाहिए और पूंजी की ताकत को समझना चाहिए। और मैं देश के लोगों से, जो बौद्धिक लोग हैं, उनको मैं कहूंगा कि वो किताब को पढ़ें जो जैक लंडन ने किताब लिखी है, द आयरन हिल, लोहे की एड़ी। वो पूंजी की जो ताकत है उसको समझना चाहिए, और पूंजी की ताकत को समझे बिना हम पूंजीवाद को नहीं समझ सकते। यदि पूंजीपति वर्ग जो है किसी चीज को खरीद लेता है तो उसका मालिक हो जाता है, और मालिक हो जाएगा तो उसकी मर्जी के बिना कोई सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। अब तो मालिक बना दिया आपने उसको। ये मान लिया जाए कि जो निजीकरण है जी, उसको एक बार किसी संस्थान का अगर निजीकरण हो जाता है तो उसमें सरकार के सारे मामले समाप्त हो जाते हैं, सरकार खत्म हो जाती है वहां पर। सरकार और बेचा इसीलिए जाता है जी। किसी को अगर जो लाभ कमवाना हो, किसी को लाभ कमवाना हो आपको, तभी ये काम किया जाता है जी। क्योंकि ये लाभ जो है बिना उसके इंटरेस्ट के, सरकार के इंटरेस्ट के, सरकार में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट के, ये होता ही नहीं है। दोनों के तालमेल से ऐसा होता है। और इसीलिए इतिहास में जाकर देखेंगे तो भारत में पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने जब यहाँ आकर के पूंजी खरीदी, मैंने कब्जा किया, तो वहां यहाँ के राजाओं को बुलाए, मदद किए, अंग्रेजों को बुलाया राजाओं ने, बाहर के जिनको आक्रांता कहते हैं वहां के यहाँ के लोगों ने बुलाया। उसी तरह से जब किसी पूंजीपति को बुला लेते हैं और सरकारी संपत्ति बेचते हैं तो आप समझ लीजिए पूरा पूरा कि आप जो है जनता के साथ धोखा करते हैं और जनता को लूट कराते हैं। ये लूट का मामला पूरा पूरा है जी। इसलिए जो दशा पूर्वांचल की हुई, इन मिलों को बेचा गया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जो निगम की मिलें बेची गई और मायावती जी ने बेचा। मायावती जी ने 23-24 मिलों को उसी प्रस्ताव को पास किया जिसको माननीय मुलायम सिंह जी ने पास किया था और बेच दिया, और मिलें खंडहर पड़ी हुई हैं। पूर्वांचल में एक भी नगदी फसल का और कोई रास्ता नहीं है, इसको समझना चाहिए। तो क्या किसान केवल गेहूं बोएगा, 10 बीघा गेहूं किसान बोएगा, तो मैं बता रहा हूं आपको कि उस किसान को गैस का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम और बिजली का दाम नहीं दे सकता है 10 बीघा गेहूं बोने वाला। अब 400 का सिलेंडर जो 1200 में बेचा जा रहा है, 1200 का सिलेंडर 14,500 रुपया उसका किसान का हो गया। किसान भी तो सिलेंडर खरीदेगा। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकारों ने जो चीनी मिल बेचा जी, उसके बाद किसानों के लिए कुछ उत्थान हुआ, किसान उसके लिए कुछ लड़ाई लड़ा, या सारा मामला ऐसे रह गया? तो ये जो किसान है, जब मिलें बेच दी गई तो किसानों का जो पतन हुआ उसका आधार ही समाप्त हो गया। जो नगदी फसल था वो आधार ही समाप्त उसका हो गया, तो पतन तो होना ही था। और नतीजा ये हुआ कि 32 साल के अंदर आज तक 1989 के बाद जो भी सरकारें हाँ जी, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, चीनी उद्योग के लिए क्या किया? 32 सालों के अंदर, 89 के बाद 32 साल हो गया, 32 सालों के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बराबर बराबर सरकारें रही हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और पार्टी नहीं कह सकती है कि एक मील लगाया उत्तर प्रदेश में, ये नहीं कह सकती है। समाजवादी पार्टी नहीं कह सकती है कि एक मील लगाया पूर्वांचल में, और मायावती भी नहीं कह सकती कि एक मील लगाया पूर्वांचल में। ये बिल्कुल जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर पूर्वांचल की जो 9 करोड़ आबादी है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी में 9 करोड़ के पूर्वांचल की आबादी है और सबसे घनी आबादी है। इस आबादी को ठगा गया और जाति के नाम वोट लिया।
जो सामाजिक जो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग जो हुआ, सोशल इंजीनियरिंग हुआ, कभी धार्मिक इंजीनियरिंग हुआ, कभी बड़ी छतरी बैठाते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम के नाम पर जो वोट मांगा गया, नहीं, हम उसमें बाद में आएंगे, फिर किस में आएंगे। जाएंगे तो इसलिए हम ठगे गए, हमारे मुद्दे खत्म हो गए। अब किसान का बेटा देश के कोने कोने, बल्कि यहां तक गिरमिटिया बना करके बाहर भेजा जा रहा है। और सबसे ज्यादा सर्वे कर लेंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, जानते हैं ठीक से, और एक जो प्रतिष्ठित चैनल है सोशल मीडिया का, तो अच्छी तरह से मालूम है, सर्वे हो जाएगा तो सबसे ज्यादा गिरमिटिया मजदूर जो अरब गल्फ कंट्री में कौन मजदूरी करने जा रहा है मामूली पैसे पर, वो पूर्वांचल का है। और लखनऊ से पूरब और असम तक चले जाइए, ये लेबर बेल्ट का नाम, कुछ हैसियत इसकी नहीं है, और जाकर मामूली मजदूरी पर काम करता है। इसकी जो इस खानाबदोश की स्थिति है, यानी 90 के बाद जी रातों रात ये लोग मजदूर हुए, रातों रात उसकी नकदी फसल छीनी गई और उसके बाद वो मजदूर हो गया। अगर जो जमीन उसकी से काट देंगे उसको तो मजदूर हो जाएगा वो। और मजदूर में भी क्लासिफाइड मजदूर नहीं हुआ, क्योंकि उस मजदूर को उसकी जो हैसियत थी, पढ़ाई लिखाई थी, उसके हिसाब से उसको कहीं मजदूरी नहीं मिली, मामूली मजदूरी मिली। वो आउटसोर्सिंग में गया, डेली लेबर गया, असंगठित क्षेत्र में गया और ट्रेड सेंटरों पर मारे मारे फिरता था। उदाहरण देखिए कि जो कोरोना का आपदा आई, वो मजदूर फिर गांव आया। इसका मतलब यह है कि किसान अगर जो शहर में जाकर के प्रवासी हो जाता, अपने ही देश में प्रवासी भारतीय है, वो प्रवासी मजदूर है, अपने देश में कहा गया जो कोरोना के दौरान के प्रवासी मजदूर है। और मैंने उस पर लिखा, मैंने विरोध किया कि क्यों प्रवासी मजदूर कहेगा अपने देश में, उसको प्रवासी बना देंगे आप उसको। तो ये जो प्रवासी मजदूर जो सूरत से, बंबई से, हैदराबाद से, मद्रास से काल में आया, तो दिल्ली का मजदूर बंबई क्यों नहीं गया? इसका मतलब साफ है कि आपको आधा मिनट बताऊं, आधा मिनट में, कि देश के कोने में किसी राज्य को देखिए, हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देगा किसी राज्य का। कोई सिख भी नहीं दिखाई देगा, कोई हिमाचली भी नहीं दिखाई देगा, कोई उत्तरांचली, लेकिन पूरब का मजदूर, इस पूर्वांचल का मजदूर, ये जो 24, 25, 27 जिले हैं, यहाँ का मजदूर आपको देश के कोने कोने में खाक छानते हुए मिलेगा, गिट्टी तोड़ते हुए, बालू हटाते हुए, मजदूरी करते हुए। और जो काम करता है वो होटलों में मिलेगा आपको, लेबर का काम करते हुए। और जो गालियां सुनता है पूरे देश के अंदर, कभी मराठी लोग भैया कह के भगाते हैं, पूर्विया, पंजाबी लोग बिहारी कह के भगाते हैं, हरियाणवी भी गाली देता है, क्योंकि निश्चित रूप से वहां भी रोजगार का अभाव है। अगर जो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन नहीं हुआ तो उनके यहाँ सृजन जो हुआ होगा अपनी कैपेसिटी में हुआ होगा। और यहाँ का नेता जो आया वो जाति जोड़कर और धर्म जोड़ करके वोट लेके चला गया। और सबसे ज्यादा एमएलए एमपी देने वाला है पूर्वांचल, जो सरकार बनाता है। कोई सरकार बता दे 7 सालों के अंदर, बता दे कोई सरकार एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है? एक इंस्टीट्यूशन नहीं बना। ये यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है सारी की सारी यूनिवर्सिटी, ये आजादी के पहले की बनी हुई है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी और जौनपुर यूनिवर्सिटी जो बनी है वो बाद में बनी है। और कोई एक आदि यूनिवर्सिटी अखिलेश ने खोला है, मैं उसको खारिज नहीं करूंगा, कुछ अस्पताल भी बनाया है, लेकिन बेसिक कंस्ट्रक्शन जिससे रोजगार मिलेगा, वो रोजगार का पुनरुत्थान नहीं हुआ, जो पहले डैमेज कर दिया गया था। जी देखिए, इस कार्यक्रम का लबोलबाब मतलब यह है कि 1989-90 के दौरान जो देश में प्रयोग हुआ, उस प्रयोग का परिणाम, उस प्रयोग का सोच, उसको आप साजिश भी कह सकते हैं। पूर्वांचल को रातों रात मजदूर बना दिया गया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी में। नमस्कार।